अगला सेशन है वो ऐसा सेशन है कि जिसकी जरूरत तो सबको है, लेकिन उससे घबराते भी सब लोग हैं। पुलिस, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल और पपेट ऑफ पॉलिटिशियंस। विजय शंकर सिंह साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आईपीएस, आप सेवानिवृत्त। मेरे साथ यशवंत जुड़ गए हैं। यशवंत मीडिया का एक ऐसा नाम है जो बिना डरे बिना रुके उनका अपना वो चला जा रहा है कारवां। उन्होंने बहुत से सच उजागर किए और उसका इन्होंने भरपूर, जिसको कहते हैं, ही हैज पेड द प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट, और उस चेहरे को दिखाने के लिए। मैं विजय शंकर सिंह भाई साहब सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं, और आपसे क्योंकि एक बेसिक पुलिस की बात हो रही है, मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसको शुरू करूंगा। और मेरे पुराने गेस्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर आनंद कुमार, प्रोफेसर अजीत झा, सतीश झा साहब, सुप्रिया, आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे। और अगर सतीश झा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप सो जाइए, क्योंकि आपको फिर 5-6 घंटे बाद फिर से ज्वाइन करना है, तो आपके पास से 12-1 बज रहा होगा रात। हाँ जी जी, नहीं लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विजय शंकर सिंह साहब, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता के इस विषय को शुरू करूंगा। कुछ 15-20-25 साल पुरानी बात है, 20-25 साल। मैं दिल्ली रहता था और मेरे सास ससुर मेरे पास आए हुए थे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड आदमी थे, घर में रहते थे, और उनके पास आया 2-4 दिन मेरे पास थे कि आपके घर में चोरी हो गई है, लखनऊ में, इंदिरा नगर में। अब एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन सरकारी नौकरी की हो, उसने सब कुछ कहा, क्या क्या गया, क्या क्या नहीं गया, और उनका पहला एक था कि ये थाने में रिपोर्ट मत करना, क्योंकि अब हम बुढ़ापे में, अब हम थाने के चक्कर नहीं लगाएंगे। आज हमने इस पुलिस को, जो 25 साल पहले मेरे ससुर का था, आज उससे शायद बुरी हालत कर दी है। तो क्या ये, क्योंकि आज सुबह के पेपर से हम अपनी बात शुरू करें, मिजोरम की पुलिस असम की पुलिस के ऊपर एफआईआर कर रही है, इसी से बात शुरू करते हैं। अब ये केवल आप लोग कठपुतली रह गए हैं पॉलिटिशियंस की। विजय शंकर सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, वो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आवाज आ रही। आपने आज सुबह की जो खबर बताई है असम और मिजोरम की पुलिस का, ये संभवतः पूरे भारत के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में, कि आज़ादी के पहले भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि सीमा विवाद केवल असम और मिजोरम के बीच में ही है, और पूर्वांचल के आप लोग रहने वाले हैं, बलिया के पास एक जगह नरही है जहाँ पर कि फसल का विवाद बहुत तगड़ा होता है। गंगा के धारा बदल जाने से कुछ जमीनें बिहार में चली जाती है, कुछ जमीनें यहाँ चली जाती हैं। फसल बहुत अच्छी होती है, जब उसे कटवाने का वक्त आता है तो पीएससी भी लगती है, बिहार पुलिस भी लगती है, दोनों पुलिस लगती है। लेकिन दोनों पुलिस का पर्पज एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहता है, यही रहता है कि दोनों ही समझा बुझा के उसको शांत करें। असम और मिजोरम में हमें दूसरी चीज देखने को मिल रही है। जैसे वहां पर 200 आदमियों के साथ आईजी असम जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मिजोरम पुलिस के भी कोई ना कोई अफसर रहे होंगे, नहीं भी रहे होंगे तो उन्हें बुलाया जा सकता था, बैठ के बात किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद ही जैसे लगता है कि दुश्मन देश ने घुसपैठ की हो, वो घटना हो गई। उसके बाद 6 जवान मारे गए, शहीद हुए। आज मिजोरम ने असम के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, कल हो सकता है वो गिरफ्तार करने के लिए आदमी भेज दें, और दोनों ही सरकारें एक ही पार्टी की हैं, तो उस पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है कि उस मामले को करे। लेकिन ये स्थिति चूंकि पुलिस की चरित्र पर बात हो रही है, तो ये अब तक का मतलब ये अप्रत्याशित और अस्वीकार्य है। इस तरीके से अगर सिर्फ पुलिस के बल पर ही राज्य सरकारें अगर लड़ने लगेंगी, तो हम एक बिल्कुल बनाना स्टेज में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत से जल विवाद यहाँ ऐसे हैं। कावेरी का जल विवाद है, यमुना सतलज नहर का जल विवाद है, और भी जगह गाँव का विवाद है बॉर्डर पर। लेकिन इन सबका समाधान एक बैठ के होता है, और पहले भी विवाद होते रहे। अगर बैठ के समाधान हल नहीं हुआ है, तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अदालत ने कोई ट्रिब्यूनल बनाया है, वहां भी ये विवाद हल हुए हैं। लेकिन इस प्रकार की हिंसक झगड़ा या हिंसक मारपीट नहीं हुई है। ये तो आनंद जी बेहद ही आश्चर्यजनक है। और एक हमारे कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो बहुत ही हमसे सीनियर है और डीजी लेवल के हैं, कल विक्रम सिंह साहब और विभूति नारायण साहब, दोनों को आप अच्छी तरह जानते होंगे, दोनों ही बड़े अच्छे और स्टैब्लिश्ड अधिकारी हैं यूपी पुलिस के। इन दोनों अधिकारियों ने इस बात को ही बड़ा ही अप्रत्याशित माना है, और ऐसा लगता है जैसे हम एक दुश्मन देश के साथ एक लड़ रहे हैं।
तो ऐसी घटना को देखते हुए तो भारत सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी घटना क्यों हो रही है? जी ऐसी घटना मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है कि बहुत लंबे समय से पुलिस, जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है, उसके साथ प्रतिबद्ध होती जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये कमिटेड पुलिस है। तो पुलिस किसी सत्ता के प्रति नहीं होती वफादार, पुलिस कानून के प्रति वफादार होती है। जो कानून से लागू करना उसे लागू करेगी। जैसे अगर आज कोई मंत्री अगर हत्या कर दे और मंत्री सत्तारूढ़ दल का ही होगा, तो पुलिस का दायित्व है उसके खिलाफ मुकदमा कायम करे, उसे पकड़े। लेकिन आज की ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस अफसर ये रिस्क लेने की कोशिश करेगा। वो वेट करेगा कि भाई मंत्रिमंडल से निकाला जाए, और भी तमाम चीजें होती है। तो पुलिस का जो राजनीतिक संरक्षण है और राजनीतिक हस्तक्षेप है, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। और प्रकाश सिंह साहब ने जो पुलिस सुधार के लिए मुकदमा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसको बिना किसी राजनीतिक हित लाभ को देखते हुए लागू किया जाना चाहिए। जी मैं यशवंत जी आपके पास एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पत्रकार के तौर पे आपने सुबह से शाम तक पुलिस का जो भी अच्छा बुरा रूप होता है वो आपने देखा है। और हम लोग पुलिस को जो भी कह लें, लेकिन अगर आज भी ये तो है कि कुछ होता है तो थाने में ही जाके रिपोर्ट कराना होता है, क्योंकि कहीं तो यह है कि वहां शायद कोई ऐसा बैठा हो जो ठीक कर ले। मैं एक चीज आज भी नहीं समझ पाया हूं कि ये चुनाव जैसे ही जीतते हैं हमारे नेताजी लोग और लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते रहते हैं, चुनाव जीतते ही वो जनता के प्रतिनिधि को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ जाती है? उनको दूसरे दिन, मतलब 24 घंटे कम समय में एक कोई थाने से आदमी आ जाता है जो अभी तक उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अब वो उनकी सुरक्षा करने लगता है। तो ये पुलिस को अगर हम लोग एक तरफ तो कह रहे हैं ठीक है वो कठपुतली बनता जा रहा है पॉलिटिशियन की, लेकिन हमारी व्यवस्था ही वैसी हो गई है कि पुलिस वाले को ही आप जो अभी तक नेताजी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अब वो उनकी सुरक्षा में लगा दिया जा रहा है। यशवंत जी नमस्कार। इस शानदार आयोजन के लिए बधाई। आप बीच बीच में करते रहते हैं एक लंबा विमर्श जो है विभिन्न टॉपिक पे। मुझे अच्छा लगा कि आज जो है बहुत ही मौजूद सवाल पे हम लोगों को जुड़ा है आपने। एक सूचना मैं और दे दूं कि आज एक अशोक कुमार नाम के शख्स ने ट्वीट किया है। उन्होंने डीआईजी पीएसी पे आरोप लगाया है कि वो देर रात उनकी बेटी को फोन करके परेशान करता है, और 3 ट्वीट किए हैं उन्होंने जो है। तो बताया जाता है कि शायद वो अशोक कुमार जी की बेटी उनसे ब्याही हुई हैं डीआईजी पीएसी से, और कुछ फैमिली डिस्प्यूट है। लेकिन उतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी देर रात अगर फोन करता है, अनवांटेड कॉल करता है, तो अगर हम लोग करें तो मैंने जो है तुरंत उठ जाएंगे। लेकिन चूंकि वो आईपीएस हैं, और ऐसा माना जाता है इस देश में कि यहाँ पे 2 तरह के खुदा होते हैं, निजाम होते हैं, राजा होते हैं। एक होते हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जनता से चुने जाते हैं। दूसरे होते हैं जो एग्जाम देके चुने जाते हैं। तो मैंने एक तरह से राजभोग जिसको कहते हैं, वो इन लोगों का अपना एक राइट है। मैं क्या कहूं, चूंकि मैं खुद भी पीड़ित हूं। अभी 1 महीने के भीतर ही 2 मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं। एक शाहजहांपुर में हुआ है, एक नोएडा में हुआ है। जिस संपादक ने लूट की फर्जी खबर गढ़ी और पुलिस उससे परेशान हुई, उसी संपादक ने बाद में कि ये लूट की झूठी कहानी सुनाई है, ऐसी खबर जब हम लोगों ने भड़ास पे पब्लिश की, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया कि आपने मेरा चरित्र हनन किया है। जबकि उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, फर्जी सूचना दी, पुलिस परेशान हुई। लगातार 3-4 दिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस टीमें घटना का रियल चित्रण करती रही, जांच करती रही। माने कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितने लोग इन्वॉल्व हुए, तो उस संपादक पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो हम लोग, मतलब मेरा एक बहुत ही खास किस्म का तजुर्बा है कि अगर आपका शोर सिफारिश पौवा है, जो कि बहुत कम लोगों का होता है आबादी के हिसाब से, तो आप तुरंत, आपको जो है मनमाफिक धाराएं मिल जाती हैं, किसी पे लगवानी हो या खुद पे न लगवानी हो, दोनों हिसाब से। एक बड़ी चीज है कि जो आपने सवाल किया, एक नीतिगत सिद्धांतगत सवाल किया कि भैया पुलिस जो है आखिर है किसके लिए? सत्ता में चुनाव जीतते ही लोगों क्या खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है बेसिकली सत्ताधारी पार्टी का, सत्ता में रहने वाले लोगों की लठैत होती है। इसमें वो लठैत ना हो, ये उनकी उदारता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लठैत ही होती हैं। इसलिए आप देखिए कि जो भी सरकारें होती हैं, अपने लठैत किस्म के
लोगों को ही फील्ड में तैनाती देती हैं, जो जो थोड़े सोचते विचारते हैं उन्हें जो है संट किए रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये माने लोकतंत्र कहने को है, लेकिन इस देश में जो चीजें हैं अपने रियल फॉर्मेट में आ गई हैं। अब चुनाव वही जीतता है जो पैसे वाला हो, बाहुबली हो, माफिया हो, धर्मबली हो। वो पैसे खर्च करके आएगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे उसको उगाने हैं, तो पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से वो अरेंज करता है। हमारे जिले गाजीपुर में एक मंत्री जी हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो चूंकि मैं नजदीक से जानता हूं इसलिए मुझे पता है, वो गाजीपुर के कोतवाल तक की तैनाती करते थे। और वहां क्योंकि 3-4 मंत्री थे गाजीपुर से, तो थाने बटे हुए थे मंत्रियों के बीच में कि भाई नंदगंज, करंडा और कोतवाल 3 एक मंत्री जी देखेंगे। तो उन 3 थानों से जो उगाही होती थी मंत्री तक जाती थी, तो उन 3 थानों का जो कारखास होता था दरोगा, जो पैसे मैनेज करता था, उसकी सीधी सेटिंग जो है मंत्री से होती थी, बात करता था सीधे जो है वो। तो मैंने जब मंत्री जो है एक एक थाने उनको दिए जाते हैं और उस थाने से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस तरह की चीजें वो हैंडल करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें एसपी, डीआईजी, आईजी की भूमिका कितनी रह गई। तो मुझे लगता है कि हम अपने सबसे निकृष्टतम दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन जो है शुद्ध रूप से सत्ता के लठायत हैं, ये सत्ता के गुंडे हैं, सत्ता के बदमाश हैं। सत्ता इन्हें अपने हिसाब से जैसे चाहती है संचालित करती है, जिनको चाहती है मरवा देती है, जिनको चाहती है बचा देती है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कहीं कि धनंजय सिंह को यूपी पुलिस खोजे नहीं मिल रही है, और जो है खुशी दुबे जो है लाख प्रयास के बावजूद नहीं छूट रही है। जी, तो मुझे लगता है कि अभी बातचीत और आगे बढ़े तो फिर और कुछ मुद्दे रखे जाएं। मैं मोहम्मद शुएब साहब को अपने साथ जोड़ रहा हूं। मोहम्मद शुएब साहब मेरे बड़े भाई के साथ मतलब उस समय से मैं इनको जानता हूं, आज करीब 40-50 साल से। रिहाई मंच को कह के इन्होंने बहुत से निर्दोष बच्चे जिनको अब असल में हम लोगों को क्या है, हम लोग पुलिस को सामने देखते हैं तो हम लोग कहते हैं पुलिस ने गलत आरोप लगा के वो कर दिया। सपा के अध्यक्ष, सपा मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये सपा अखिलेश यादव जी वाली नहीं, जो मूल सोशलिस्ट पार्टी है, और खुद ये इससे प्रताड़ित थे। अभी जब सीए एनआरसी हुआ तो इनको बिना कुछ बताए, बिना कुछ इनके ऊपर दफा लगाए, इनको उठा के बंद कर दिया गया था। शुएब भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहूंगा, हम लोग जितना भी कह लें, पुलिस राजनीतिक जो उनके आका हैं उनकी कठपुतली के रूप में, हमारा बेसिक सवाल ही वो है। क्योंकि पुलिस का तो अपना कोई, जैसे कहना अपना कोई दिमाग है वो नहीं है, वो तो काम करती है जैसा उनका पॉलिटिकल गुरु बॉस बोलता है। आप इसके भुक्तभोगी हैं, तो ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है कि जैसा पॉलिटिकल बॉस चाहेगा वैसा ही होगा। ये तो है ही जी। और बल्कि इधर तो जो है अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं यूपी में जी, उसने तो बहुत साफ कर दिया है जी कि ये लठैत जो पुलिस वाले होते हैं और ये राजनीतिक लोगों के लठैत होते हैं, और भाजपा के लोगों को चाहे पंचायत अध्यक्ष बनाना हुआ हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनाना हुआ हो, यहाँ पर सबको यानी नीचे गांव स्तर तक, बीडीसी तक इन लोगों ने साधा है। और भाजपा के कैंडिडेट को वोट डलवाने के लिए जितना जोर लगा सकते हैं, चौकी के इंचार्ज से लेकर के थाना इंचार्ज तक, इन सब ने ये किया है काम। तो ये तो पूरी तरह से साबित है कि राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है उसके लठैत के रूप में इनको काम करना होता है, और ये करते हैं। इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी ये लोग नहीं समझते हैं और ना ही अपना अस्तित्व समझते हैं। बल्कि ये सरकार में जो अभी सरकार चल रही है, इस सरकार में पुलिस वाले मार भी दिए गए हैं और भाजपा के लोगों ने मारा है। जब भी ये पुलिस वाले अपनी इज्जत दांव पर लगा करके और इनके लिए काम कर रहे हैं। जी नहीं, मैं इसलिए बताऊं कि नाम लेना किसी का उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, आप तो देश के बहुत बड़े बाहुबली, एक पुलिस का एक इंस्पेक्टर पहुंच जाता था, पीछे तालाब में कूद जाते थे, बहुत बड़े, उनका नाम से लोग थरथर कांपते हैं। वो पुलिस का इकबाल, मैं विजय शंकर सिंह साहब आपसे उसी रेफरेंस में पूछ रहा हूं, वो पुलिस का इकबाल अपने आप कम हुआ है, वो डाइल्यूट हुआ है। क्योंकि मैं ठीक से जानता हूं, नाम लेना उचित नहीं होगा, पुलिस का एक दरोगा जी चले जाते थे घर पे, वो पीछे तालाब में कूद के पानी के अंदर छुप जा रहे थे।
जिनके दबदबे से लोगों का कहता है कि पेशाब निकल जाती है, इस तरह के बाहुबली लोग, पुलिस के इकबाल इतना होता था। आज कुछ ये न्यू इंडिया की जो हमने बात कही है, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत, ये कौन सा भारत है जहां की पुलिस की अथॉरिटी को हम कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दे रहे हैं? विजय शंकर सिंह साहब जी, आपने सही कहा। और जिन बाहुबली का जिक्र आप कर रहे हैं, उन बाहुबली की ये घटना भी मुझे पता है और ये बात भी पता है जी, और उन्हें भी मैं जानता हूँ, वो भी हमें जानते हैं, वो अलग बात है। जी, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल जो अभी यशवंत ने जिस बेबाकी से बात कही है, मैं इसी बात पर आता हूँ जी, कि बहुत सही शब्द इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के लठैत हैं। हमसे मेरा मतलब पुलिस। जी, ऐसा होता है कि मैंने जैसा जिस मंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, जी, ऐसे ही कई मंत्री आपको लगभग हर जिलों में मिलेंगे। एक मुझे बांदा में भी मिले जी, जो चाहते थे कि पंचायत का चुनाव उनके कहने से सिफारिश की जाए। पर्टिकुलरली बांदा में एक इलाका है तिंदवारी, जी, ठाकुर बाहुल्य इलाका है, तो वहाँ के लोगों से वो कहते थे कि आप ठाकुर है तो आप कह देंगे तो वो हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि बांदा से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, न मेरी कोई रिलेशन, मेरी कुछ सुनेगा नहीं, मेरा कहना ठीक नहीं है। बाद में मेरा उसी इशू पर वहाँ से तबादला हुआ, खैर वो अलग बात। तो मेरा ये कहना है कि जब पुलिस बिल्कुल ही लठैत के रूप में काम करने लगेगी तो जनता में यही छवि बन जाएगी कि वो लठैत है। जैसे उन्होंने भी 2 मुकदमे का जिक्र किया, 2 मुकदमे तुरंत कायम हो गए। अभी जी, आप किसी सामान्य आदमी से कहिए कि चला जाए थाने मुकदमा कायम करा लाए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुकदमा कायम हो जाएगा। जी, कहीं ना कहीं से कहना पड़ेगा, अधिकारियों से कहना पड़ेगा, एसएसपी तक को कहना पड़ता है भाई इनका मुकदमा लिख लो। हालांकि पुलिस विभाग में जब भी मीटिंग होती है, बड़े अफसर बैठते हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई जो भी आए आप उसका मुकदमा लिख लीजिए, कोई अनावश्यक विवाद न पैदा कीजिए। जी, प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारा 2 कारणों से हो जाता है। एक तो हमें उनके वजह से अच्छी पोस्टिंग मिलती है, जी, तो आदमी सोचता है कि भाई ये सरकार रहेगी 4-5 साल, हम इन्हीं के साथ जुड़ जाए, तो उसकी मानसिकता या उसकी विचारधारा उस सरकार की विचार, आपकी पार्टी की विचारधारा से मिलती हुई या नहीं मिलती है, वो तात्कालिक तौर पर या तो भाजपाई हो जाता है, या सपाई हो जाता है, या बसपाई हो जाता है। जी, तो अक्सर ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के खाने में बढ़ते चले जाते हैं, और जब सरकार बदलती है तो वही अफसर उत्पीड़ित भी होते हैं। अच्छी तरह आपको याद होगा कि बसपा के काल में जो अफसर बिल्कुल शिखर में बैठे हुए थे, अच्छे अच्छे पदों में, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीपीएस हो, वो जैसे ही अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की सरकार आती थी वो हाशिए पे आ जाते थे और नए अफसरों की टीम चली जाती थी। इस तरीके से पुलिस विभाग में धीरे धीरे ये विभाजन बढ़ता चला गया। तो पुलिस विभाग का जब इस तरह का विभाजन बढ़ता चला गया तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो खत्म होता गया। अगर मुझे किसी, जैसे मैं गाजीपुर में, मुझे एसपी बनाया जाए और किसी मंत्री जी मुझको ले जाएं, तो मुझ पर एक भी एहसान का दबाव होगा कि यही मुझको ले आए हैं। और वो कहते भी खुल के हैं कि वो अपना आदमी है, हम ही ले आए हैं उनको, उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं हो रही थी। जी, तो इस तरह की बातें करते हैं तो जनता में भी ये धारणा जाती है कि हम मंत्री जी के हैं। अब मंत्री जी मुझसे काम ले या न ले अलग बात है, पैसा ले या न ले अलग बात है, लेकिन पूरे जिले में मैं विवादित इसलिए हो जाता हूं कि जो मंत्री के खिलाफ लोग होंगे वो आने से हिचकते हैं। ऐसी ही स्थिति में जो पुलिस सुधार में ये प्रकाश सिंह साहब ने मुकदमा किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आप स्टेशन अफसर, एसपी और डीजी, इन तीनों के नियुक्ति काल का कम से कम 2 साल की नियुक्ति रखो, बीच में इनका तबादला लो। लेकिन कोई सरकार इस बात को मानने को राजी नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस उनके हाथ से निकल गई तो उनके पास बचेगा क्या? जैसे दिल्ली का राज्य है, दिल्ली में पुलिस उनके पास नहीं है, केंद्र में पुलिस है। अच्छा, दूसरी चीज एक और समस्या आया है, पहले ये दखल बहुत छोटे लेवल पर था, जैसे थाने लेवल पर था, जो छुटभइये नेता थे वो सब थोड़ा बहुत उनका आ जाते थे, कुछ किसी बहाने कुछ कमा लेते थे, अपना काम वाम करा लेते थे। अब ये चीज आई है कि जो बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, इस तरह की एजेंसियों में जिस तरह के तफ्तीशों में जो ये दखलंदाजी बढ़ गई है कि सरकार जैसा चाहती है या सत्तारूढ़ पार्टी जैसा चाहती है वैसे ही आप चार्जशीट लगाइए, वैसे ही फाइनल रिपोर्ट लगाइए, वैसे ही गिरफ्तार करिए, वैसे ही छोड़िए, ये पहले नहीं होता था। छोटा मोटा काम तो फेवर हो जाता था, लेकिन इतना बड़े लेवल पर नहीं होता। अमूमन लोगों का फेथ जो था सीबीआई, सीआईडी और एनआईए से बना, एनआईए तो फिर बाद में बनी है, क्योंकि सीबीआई और सीआईडी से एक फेथ बना रहता था कि वहां गड़बड़ी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम मामलों में होगी। अब वो फेथ भी धीरे धीरे खत्म हो गया है, और इतना खत्म हो गया है कि अब अगर सीबीआई को जांच चली जाती है तो अब जैसे ही जांच जाएगी तुरंत एक ट्वीट आएगा कि ये तो सब मिल गए हैं।
तरह तरह की बातें इसमें होती हैं। तो मेरा कहना है कि पुलिस विभाग को इस संकट से निकालने के लिए, चाहे इस लठायतपन से निकालने के लिए, इस मानसिकता से निकालने के लिए राजनीतिक पार्टियों को ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के भरोसे तो नहीं रहा। कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन कोई आगे बढ़े तब तो। जी, मैं अपने अनुभव से और अपना जितना मेरा अनुभव रहा, मैंने हरदम देखा था कि जैसा आपने कहा ना कि पुलिस के अधिकारी तो इस सरकार गई तो दूसरी सरकार में, जिसको उस टाइम में कहा जाता था फेंक दिए गए किनारे, तो वो फेंक दिए जाते थे। लेकिन ये कर्तव्य हमारे कुछ आईएएस अधिकारियों का है कि वो कोई सरकार आए, वो सबसे काम की में बात कहने वाले वो बन जाते हैं। एक दो लोगों का तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक दो अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, वो चाहे मायावती जी आए, चाहे अखिलेश जी आए, चाहे योगी जी आए, कान में बात कहना उनको वही पहुंच जाते हैं। कहीं से घूमते घामते लोग कहते हैं अब देखना इसका क्या होगा अब। लेकिन उस अधिकारी का तो भाई उसको ये ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि सारी सरकारों में आप कैसे मैनेज करें। खैर, मैं यशवंत जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आप रिपोर्टिंग में रहे, ये सब देखे, एक नया कल्चर और शुरू हुआ है और मैं तो इसको देख के हतप्रभ हूं। वर्दी पहन के पॉलिटिकल बॉसेस का पैर छूने का मतलब, कैसे कोई वर्दी पहन के कोई कैसे पैर छू सकता है? मेरे घर में मेरे पिता हैं, मेरे आपके पिता हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे कोई बड़ा सम्मानीय है, मैं बिल्कुल पैर छूंगा, दंडवत करूंगा। लेकिन एक बार जब मैं वर्दी पहन लूंगा तो फिर मैं उनके घर नहीं गया हूं, वो थाने आ रहे हैं पब्लिक फंक्शन में, पैर छूने का, एक वर्दी पहन के लोग पैर छू रहे हैं। यशवंत जी, मैं आपसे इसमें, क्योंकि ये तो खुद ही पीछे जा रहे हैं पॉलिटिकल बॉसेस की, हम लोग पॉलिटिकल बॉसेस को कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इसमें ठीक करें कुछ। इधर वर्दी पहन के भाई साहब जब खुद ही लेटे जा रहे हैं तो कौन राजनीतिक पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा? यशवंत जी। आनंद भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिविल सर्वेंट्स का, आईपीएस अफसरों का, पीपीएस अफसरों का, उसको भी गौर करिए आप। एक आदमी बचपन से ही चापलूस है और चापलूसी, गलत के खिलाफ न बोलने की आदत, किसी तरह काम निकालने का स्वार्थी, उसका जैसा व्यक्तित्व है उसी व्यक्तित्व को लेके वो जाता है पढ़ने और पढ़ाई करके रट्टा मार के वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो व्यक्तित्व तो बदला नहीं। और इधर आप ट्रेंड देखिए, यूपीएससी में जो जो आईटी के हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं, ये लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। इनके अंदर कोई वैचारिक आग्रह नहीं होता है, समाज को लेकर कोई कंसर्न नहीं होता है, वो एक व्यक्तिवादी उनकी सोच होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जब को आप जिला दे देते हो, उनको आप पोस्टिंग देते हो, ये जनता के कंसर्न को फील ही नहीं करते। वो वही करते हैं जो ऊपर के बासेस कहते हैं। इधर मैंने खुद पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है, नजदीक से कुछ अफसरों के साथ मैं बैठा हूं, तो उन लोगों की पूरी बातचीत में जनता चिंता में होती ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं प्रतिदिन एक काम कोई ऐसा जरूर कर देता हूं जिससे आम आदमी का भला हो। मैंने उनके पास हजारों एप्लीकेशन आती है, कोई एक एप्लीकेशन जेन्युइन किस्म का जो गरीब हो उसको वो पर्सनली लेके ठीक करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी उपलब्धि है। मैंने 99% आप फर्जी काम करते हो, 1% सही काम करके बड़े खुश हो रहे हो आप। तो पहले तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूपीएससी का, एग्जाम की पद्धति है, वो गलत है। दूसरी बात जो पैर छूने वाली आपने कही, तो मुझे लगता है कि इधर एक बड़ा भयावह मामला हो रहा है। जिस तरह से इन फोर्सेज का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि आप हिंदू हो और मुस्लिम हमारे दुश्मन है। ये जो एक मतलब परसेप्शन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के जरिए संघ और बीजेपी ने पूरा फैलाया हुआ है, तो वो हमारे सिपाही पुलिस बल में है और बहुत ही कस के भर गया है। तो आप देखिए, जब मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो ये पुलिस एकदम से सख्त हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, बुरी तरह से उनके साथ उनका उत्पीड़न करती है। ये जो नया एक डेवलपमेंट है, पहले तो चलो जातिवादी थी कि यादव मुलायम सिंह जी आएंगे, अखिलेश आएंगे तो यादव बहुल लोग जो है तैनाती मिलेगी। इस समय योगी जी हैं तो ठाकुर लोगों को तैनाती ज्यादा मिल रही है, मायावती आएंगी तो दलितों को मिलेगा। लेकिन बीजेपी के इस दौर में जो है पुलिस फोर्स का जो सांप्रदायिकरण हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा गया था, तो उसको इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया कि साहब वो गो रक्षकों के साथ था, और जो मारने वाले हत्यारे हैं उनको बड़े बड़े पद मिल गए, वो जिंदा हैं। सोचिए आप, वही जो है विकास दुबे को जो है पूरे खानदान की कुंडली खत्म कर देते हो। लेकिन चूंकि बुलंदशहर में इंस्पेक्टर आपका मारा गया और वो बंदा योगी जी की पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाते हो। तो ये बताता है कि दरअसल पुलिस फोर्स
पुलिस फोर्स अपने आप में एक आपराधिक फोर्स है, और ये आपराधिक फोर्स इसलिए है कि ये बेसिकली अपराधी सत्ताधारी पार्टियों के हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोगों के हैं। मतलब बहुत साफ साफ दो उदाहरण है कि आप एक मामले में तो जो है दुश्मन को नेस्तनाबूद करते हो जो पुलिस फोर्स पे हमला करता है, दूसरे मामले में आप बिल्कुल छूते भी नहीं हो, वो बंदा पंचायत चुनाव भी जीतता है, बढ़िया से बड़े पद में मिल जाते हैं, वो हीरो बना हुआ है। तो इनकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है। रीढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वो गांव से सिले चले आए, घर से सिले चले आए, शहर से निकले, कहीं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई वैचारिक, और उन्होंने जो है रट्टा मार के पढ़ाई करके सीख के, उनके पास दिमाग था, मेधावी थे, सिलेक्शन पा गए। अब वो पूरी जिंदगी जो है इसे मौज की नौकरी मानते हैं कि ऊपर के आदेश को फॉलो करो। बहुत कम लोग होते हैं अच्छे लोग हैं, नो डाउट। विजय शंकर जी हैं, और मतलब उनकी पूरी बातचीत से समझ में आता है, और हम लोगों ने देखा भी है कि बहुत जेन्युइन लोग हैं। अमिताभ ठाकुर को मैं मानता हूं कि जैसे भड़ासवार मीडिया के जरिए मीडिया के अंदर के बुराइयों को हम लोग उजागर करते हैं, तो अमिताभ ठाकुर को मैं मानता हूं कि वो पुलिस फोर्स के अंदर की दिक्कतों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इनर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं लंबे समय से। उनको जबरिया रिटायर भी किया गया, लेकिन मुझे वो आदमी अच्छा लगता है। कम से कम उसमें सच बोलने की क्षमता है। किसी भी थाने से उगाही लिस्ट आती है, वो तुरंत उसको अपलोड कर देते हैं। उनकी जगह कोई और अपलोड करता है तो उस पर केस हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि वो आईपीएस रहे हैं तो वो अपलोड करते हैं, तो उससे दो काम होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों को हिम्मत आता है कि भाई चलो अभी भी सच करने वाले लोग हैं। तो मेरा मानना है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत गड़बड़ है, और उसको गड़बड़ और बनाई गई है। मैंने आईटी और मेडिकल फील्ड के लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा भर्ती करो, क्योंकि इनके पास कोई सोशल कंसर्न नहीं होता है, कोई वैचारिक आग्रह नहीं होता है, कोई मतलब वो सिर्फ अपने करियर के लिए जो है करियरिस्टिक मानसिकता के होते हैं। वो बासेज को फॉलो करते हैं। बास ने जो कह दिया उठा लिया। कल आप उनके यहाँ बैठे हुए हो, बास ने कहा कि आप तो ये उठा ले, तो आप तो उठा लेगा वो, क्योंकि उनकी अपनी कोई लाइन ही नहीं होती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पुलिस फोर्स का जिस तरह से सांप्रदायिकरण किया गया है वो बहुत खतरनाक है, और ये एक इसको नए किस्म के गर्त में ले जाएगा। थर्ड जो है कि आज के दौर में अंडे को ले लीजिए, जिस तरह से पुलिस अपने ही महकमे के प्रति भेदभाव कर रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पुलिस अपने मामले में एकजुट हुआ करती थी, लेकिन अब तो साफ साफ दिख रहा है कि एक इंस्पेक्टर का मारा गया जो हत्यारा है वो फरार घूम रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो मेरे यही 2-3 पॉइंट्स हैं कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। ये इसका बद से बदतर रूप दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगा, और जेलों में 99% लोग मुझे लगता है कि निर्दोष भरे गए हैं। 5, 10, 15 केस हो गया, किसी भी एक छुटभइयों को उठाओ, उस पर सारे केस खोल दो और जेल भेज दो। तो ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। एक नए क्रांति की शुरुआत जब तक नहीं होगी, एक नई मुहिम फिर से नहीं शुरू होगी, क्योंकि वो सही कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज सत्ता में हैं, और काले अंग्रेजों की अपनी लिखायत पुलिस है। आप अंग्रेजों के जमाने की जो बातें हैं कि कितने चंद अंग्रेज जो है इस देश पे राज कर रहे थे, करोड़ों अरबों लोग पे कुछ अंग्रेज राज कर रहे थे एशिया महाद्वीप पे लेके दुनिया के तमाम हिस्सों में। और यही भारतीय उनके फौजी भी थे जो इस देश के क्रांतिकारियों का उत्पीड़न करते थे, गोली मारते थे। तो भारत के कुछ खून में ऐसा है, डीएनए में ऐसा है कि हम लोग एक तो बड़े सहनशील और बहुत लास्ट तक झेलने की क्षमता रखते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि अंग्रेज, कुछ ही अंग्रेज जो है पूरे देश पे राज करते रहे कुछ लठैतों के जरिए, तो वैसे ही सत्ताधारी चुन के आते हैं, कुछ पुलिस फोर्स के जरिए वो राज करते हैं, और पुलिस फोर्स के खिलाफ गुस्सा भी दिखता है। जगह जगह थाने फूंक दिए जाते हैं, चौकियां फूंक दिए जाते हैं, क्योंकि अंततः जनता के पास रास्ता नहीं है। आप जब लगातार एक तरफा दमन करते हो तो कहीं ना कहीं जनता रिएक्ट करती है तो फिर उसका बहुत बुरा रूप मिलता है। लेकिन पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए, अभी आजमगढ़ का मामला है जहां पे एक दलित को घर को जो है पुलिस वालों ने बुलडोजर ले जाके तोड़ दिया, क्योंकि ऐसा आरोप है कि उन्होंने पुलिस के कुछ लोगों पे हमला किया था, हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन वही मैं कहता हूं कि बुलंदशहर में जो है इंस्पेक्टर के हत्यारे जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जीत रहे हैं चुनाव, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। तो पुलिस ने अपने को खुद ही नंगा कर लिया है। इतनी नंगी कौम जो है मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रशासनिक व्यवस्था में है। इतनी भ्रष्ट, इतनी नंगी, इतनी चरित्रहीन। अभी एक सीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ है, छुट्टी लेके एक सिपाही के साथ गए और होटल में रंगरेलिया मनाते पकड़े गए। उनका वीडियो पूरा दुनिया ने देखा। तो मतलब
आचरण की दुहाई दी जाती है। डीजीपी मुकुल गोयल ने अभी कहा है कि साहब थानों में ये बकायदे बोर्ड लगाया जाए कि सबसे अच्छा व्यवहार किया जाए, लेकिन आप जान रहे हैं हाल थानों का क्या है। मुलायम सिंह के काल में जो है, जो किस तरह से सलन प्रताप सिंह ने जो है मुख्तार अंसारी के जो है कि हथियार पकड़े थे और उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बीजेपी आईटी सेल में काम करना पड़ा। अभी जाके योगी सरकार में उनके जो माफ हुए हैं। तो ऐसा नहीं किसी एक सरकार की बात है, हर सरकार में पुलिस का लठैत के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। और पुलिस के लोग बेसिकली करियरिस्टिक लोग होते हैं। पुलिस को लोग तब गिड़गिड़ाते हैं जब उनकी नौकरी पे बनाती है, उनकी कमजोर नस उनकी नौकरी होती है। वो ऐसे जनता पे चढ़े रहेंगे, लेकिन जब आप उनकी नौकरी पे चढ़ाओ तो फिर वो आपके पैर पकड़ लेते हैं। तो ये माने ये है कि बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट, बहुत ही चरित्रहीन, बहुत ही घटिया, बहुत ही विचारहीन एक फोर्स है ये। नहीं, लेकिन यशवंत जी, मैं थोड़ा सा इससे मेरा मतैक किस लिए है कि आपने ठीक कहा कि सीओ साहब की एक वायरल हो गई। हमारे कितने नेताओं की तस्वीरें की ये सब रंगरेलियां वायरल हुई हैं और हम उन्हीं को चुन भी लेते हैं। और कम से कम पुलिस को तो हम इस स्थिति में कहते हैं कि खराब आदमी है। यहां तो नेता को चुन लिया गया और अगर आपने कह दिया कि खराब है तो आप तो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही मालूम नहीं क्या क्या बना दिए जाएंगे आज की तारीख में, जो आज की व्यवस्था है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है जो आज हो रहा है। मैं मोहम्मद शुएब साहब को बीच में ले लूं। शुएब साहब, एक चीज ये बताइए, आपने रिहाई मंच से एक लंबी लड़ाई लड़ी है बहुत से ऐसे लोगों की। अच्छा, हम लोगों का गुस्सा पुलिस के पे इसलिए निकलता है कि हमारा कांटेक्ट पॉइंट पुलिस हो जाता है। आज अगर थाने की राजनीति बंद कर दिया जाए तो नेताजी लोगों के पास कोई काम ही नहीं रहेगा। जो गांव का नेता है उसका 90% काम थाने के उससे होता है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड रहता है कौन थानेदार बने, कौन बने, क्या कमाई हो, क्या नहीं हो, क्या अच्छा हो, क्या बुरा हो। शुएब भाई साहब, आपसे ये समझना है, एक जो नई ठोक दो की नीति आई है, ये बहुत दिनों से चलती थी लेकिन अब यूपी में भी आ गया ठोक दो, तो क्या लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि आप तो वकील भी हैं कि इससे क्राइम कंट्रोल होता है? अगर लोगों के अंदर भय बैठता है कि भाई अगर कुछ को करेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा। मोहम्मद शुएब भाई साहब, आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका वो फोन अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। हाँ, आपराधिक प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति देश का प्रदेश का मुखिया हो जाता है, भाई साहब कैमरा थोड़ा ऐसा कर लीजिए, पूरा भाई साहब कैमरा ऐसा कर लीजिए, मुंह पे आपका फेस छुप जा रहा है, आपका चेहरा छुप। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। शोएब भाई हैं कहाँ पे? ऐसा होता है अगर मुखिया ही क्रिमिनल है, अपराधी है जी, क्रिमिनल अगर है कोई है देश का या प्रदेश का मुखिया, तो जाहिर है कि वहां की पुलिस भी अपराधी हो जाती है। ठोक दो एक आपराधिक प्रवृत्ति का आगे जैसा है। देश का मुखिया ठोक दो का नाम जब से लिया है उससे बहुत गए हैं। और मुझे तो पूरी तरह से याद है, अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे रिहाई मंच के लोगों ने आजमगढ़ में बहुत से तरह से देखा है। वहां पर वहां का जो इंस्पेक्टर होता था वो जाकर के पकड़ लाता था और पकड़ने के बाद लोगों के घुटनों पर पिस्टल जाता था और हड्डी टूट जाती थी। तो उसको समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ऐसे लोगों का इलाज नहीं होता था और जेलों में दिए जाते थे। तो है कई जगह, सिर्फ आजमगढ़ में बहुत सारी जगहों पर ये चला है। और इसके अलावा अगर इस प्रवृत्ति का आदमी है तो देश में या प्रदेश में हर कहीं जो आपराधिक नेता हुए हैं उनको बचाने के लिए वहां की पुलिस रही है। चाहे उन्नाव को लीजिए या बदायूं को लीजिए, वहां अगर अपराध हुआ है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, तो उस महिला के घर वालों को ही बंद कर दिया गया है और रेपिस्ट को छोड़ दिया गया है। तो ये अपराधी लोग अगर नेता हो जाते हैं और नेता के साथ साथ मंत्री हो जाते हैं, तो मंत्री ऐसे लोगों को, ऐसे पुलिस वाले उनके आगे पीछे लगे रहते हैं, उनके अपराध को छुपाते हैं और उनके अपराध को छुपा करके हैं।
तो ये चल रहा है प्रदेश में, बहुत बुरी तरह से चला है। ये यही उन्नाव की घटना ही नहीं है, बहुत सारी घटना आपका आपका ऑडियो नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला इनकी बात नहीं मानता है तो भी ठोकते हैं। ये की ऑडियो की दिक्कत हो रही है थोड़ी, आपकी आवाज नहीं आ रही है शोएब भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये नेक्स्ट वाले दीजिए। इनके बहुत से ऐसे संगठन हैं, इनके बहुत से ऐसे संगठन हैं जिसमें सिर्फ गुंडे और बदमाश भरे हुए हैं। अब हमें अच्छी तरह से याद है कि अगर गौ रक्षक बन करके लोग जाते हैं सड़कों पर, गाड़ियों को रोकते हैं, वहां उतार लेते हैं और उसमें भरे हुए मवेशियों को वो बेच भी देते हैं पुलिस से मिलकर के, और पुलिस वाले भी इन्हीं लोगों का साथ देते हैं। ये गौरक्षक के नाम पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, गुंडे लोग ये सब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम अपराध को रोकने के लिए अगर पुलिस कायदे से अपना अधिकार समझे और अपने अधिकार का इस्तेमाल करे तो शायद अपराध रुकेगा, अन्यथा इन्हीं लोगों के गुलाम होकर के इनका लठैत बन तो कोई काम देश का भला होने वाला नहीं है। और नेता, अच्छे नेता तो नहीं हो सकते आगे, गुंडे और नौकरी इस देश और देश। मैं शोएब भाई साहब की वॉइस, आपकी ऑडियो का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं फिर से विजय शंकर भाई साहब आपके पास आ रहा हूं और उसके साथ आ रहा हूं क्योंकि शायद एक जनरल आम मानस को पुलिसी सरकार दिखती है, क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन, जो कनेक्शन होता है वो पुलिस से होता है और उसको लगता है यही सरकार है। तो सरकार की जितनी नाकामी, सरकार के प्रति गुस्सा, सरकार के प्रति, वो कभी कभी पुलिस के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन दे दूं और फिर आपसे सवाल कर लूं। मेरा एक अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन यह है कि दो ऑल इंडिया सर्विसेज आईपीएस और आईएएस के बीच में मैंने जितना पाया था कि आईपीएस को सरकारीकरण होने में उसका टाइम लगता था, वो उसको 15-20 साल लगते थे सरकार बनने में, सरकारी होने में। आईएएस जो होता था वो 3-4 साल में सरकारी हो जाता था कि सरकार में कहां से क्या आना है, कैसे आना है, क्या करना है। वो शायद अब वो कम हो गया क्योंकि अब शायद आईपीएस 10-12 साल में ही उसको सरकार के रंग ढंग समझ में आ जाते हैं और आईएएस तो ज्वाइन करते ही करते वो सरकार के रंग ढंग में हो जाता है। मैं एक चीज इससे बिल्कुल अलग हट के पूछ रहा हूं विजय शंकर भाई साहब। अभी एक आपके आईपीएस अधिकारी हैं 84 बैच के, राकेश अस्थाना साहब, उनकी ख्याति के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो किया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। गुजरात काडर के हैं, गुजरात काडर के एक अफसर को जो एजीएमयूटी काडर है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी का एक अलग काडर है जिसमें पांडिचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सारे लोग उसमें आते हैं। इस काडर के लोगों को आप दरकिनार करके एक इंटर काडर ट्रांसफर आप ले आए गुजरात के ऐसे अधिकारी से जो 4 दिन बाद रिटायर हो रहा था। अगर आप ले आते हैं तो क्या जो यहाँ के आईपीएस है उनका मनोबल नहीं टूटता है? मैं बहुत स्ट्रेट चीज पूछ रहा हूं क्योंकि अगर या तो इस इन अ वे इट इज अ रिफ्लेक्शन कि यहाँ कोई कॉम्पिटेंट था ही नहीं, इस लायक ही कोई नहीं था कि दिल्ली पुलिस का चीफ बनता। हाँ, आपने सही कहा। और राकेश अस्थाना की जो पोस्टिंग हुई है इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिस पर सभी का ध्यान अचानक चला जा रहा है। नंबर 1 तो गुजरात कैडर का हो कि यूनियन टेरिटरी में रहना, इंटर कैडर पोस्टिंग होती है, टॉप लेवल पर भी होती है, लेकिन वो उस परिस्थिति में होती है जबकि अफसर की छवि निहायत ही अच्छी हो, उसकी बहुत ज़रूरत हो और उस समय जो जिस राज्य के हालात हो उस राज्य के हालात से निपटने के लिए वो सक्षम हो। उदाहरण के लिए प्रकाश सिंह साहब यूपी कैडर के होने के बावजूद भी असम के पुलिस डीजी बने थे। तो असम के डीजीपी तब बनाए गए थे, तब उस समय उल्फा लोगों का आंदोलन चल रहा था और ऐसे एंटी इंसर्जेंसी कार्य में प्रकाश सिंह साहब को असम का डीजीपी बनाया गया था। दूसरा उदाहरण है रिबेरो साहब का। रिबेरो साहब बड़े इलस्ट्रियस पुलिस अफसर रहे हैं
वो गुजरात के डीजीपी बने और बाद में पंजाब के डीजीपी बने। गुजरात के डीजीपी तब बने थे तब गुजरात में थोड़ी हालत खराब थी, और पंजाब के डीजीपी तब बने जब पंजाब में बिल्कुल आतंकवाद था। केपीएस गिल साहब, हालांकि तो पंजाब कैडर के ही थे लेकिन सीआरपी में थे, तो वो अपने स्टेट के डीजीपी बने, तो कोई बात नहीं है। बेजी साहब यूपी के डीजीपी के कैडर के थे लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी बने। तो इन अधिकारियों की पोस्टिंग इसलिए की जाती थी जब स्थिति ऐसी हो जाती थी कि हमें एक ऐसे सख्त अफसर की जरूरत है जो उस माहौल से पहले निपटने में अनुभव प्राप्त रहा हो, उसको उससे बात किया जाता था। लेकिन इसमें किसी का भी सेवा एक्सटेंशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि केपीएस गिल साहब को भी अंत में सेवा का एक्सटेंशन दिया गया, वो भी इसलिए कि पंजाब की स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी और उन्होंने बहुत सही तरीके से उसको नियंत्रण किया था। राकेश अस्थाना इस कोर्ट में नहीं आते हैं। राकेश अस्थाना के बारे में जैसी खबरें आ रही हैं अखबारों में है, उससे ये भी है कि इन्होंने बीजेपी पार्टी को 20 करोड़ का चंदा दिया दिलाया है। करप्शन के बहुत से चार्जेस हैं, सीबीआई में रहे तो सीबीआई में भी। और आज ही का इनका बयान आया है दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनने के बाद कि हमें दिल्ली दंगे में जो मुकदमे कायम हुए हैं उनमें सजा दिलाना है। बिल्कुल सही, पुलिस जो मुकदमे कायम करती है उसका उद्देश्य ये भी रहता है कि मुलजिम को सजा दिलाया जाए। लेकिन दिल्ली दंगे की तफ्तीश में अदालतों का जो रवैया सामने आया है, हाई कोर्ट और दिल्ली के सेशन कोर्ट का, उससे लग रहा है कि इस तफ्तीश में बहुत ही विसंगतियां हैं और ऐसे लोगों को फंसाया गया है जिनके खिलाफ वो चार्जेस हैं ही नहीं, वो गलत चार्जेस हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो राकेश अस्थाना आएंगे तो इसका दो नुकसान होगा। एक, वो दिल्ली की पुलिस के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति रहेंगे, वो कभी दिल्ली रहे नहीं है। दूसरा, उन्हीं के नीचे जो एजीएमयूटी कैडर के लोग हैं उनसे उनका तालमेल नहीं रह पाएगा। तीसरे, राकेश अस्थाना चूंकि सरकार के बेहद करीब हैं, प्रधानमंत्री जी के बेहद करीब हैं, गृह मंत्री जी के बेहद करीब हैं, इस बात को सभी जानते हैं, सिपाही से लेकर जो भी अधिकारी है। तो ऐसी स्थिति में उनसे कोई ऐसी बात कहने की कोशिश नहीं करेगा जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या भाजपा के खिलाफ हो। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने भी समस्याएं आएंगी और वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को इन सब परिस्थितियों को सोच कर देखना चाहिए था। अभी जैसे ये जसवंत ने कहा कि कुछ बातें इन्होंने बिल्कुल सही कही कि स्थिति ऐसी हो गई है कि हम एक लठैत के रूप में बन गए हैं और हर जगह छवि खराब हो गई है। ये तो समस्या है। इस समस्या का समाधान क्या हो? इस समस्या का दो ही समाधान है। या तो पुलिस प्रमुख इतना मजबूत रीढ़ की हड्डी का हो जाए कि वो बिल्कुल ही बर्दाश्त न करे इसको, लेकिन वो कितनी भी रीढ़ की हड्डी हो जाए उसी को हटा दे सरकार। तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि वो जनता को कैसी पुलिस देना चाहते हैं। अगर वो जनता को ऐसी ही पुलिस देना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपने बहुत सही कहा आनंद जी कि इसमें नुकसान जनता का ही होता है। मुकदमा उसका नहीं लिखा जाता है, पीड़ित वो होती है, शोषण उसका होता है, परेशान वो होती है, पैसा वो देती है। पुलिस को क्या, जो कह दिया वो कर दिए। अब दूसरी बात, जैसे ठोक दो की बात कही, ठोक दो शब्द ही अपने आप में एक हत्या की बात करता है। कानून में कहीं ये नहीं है कि आप जो है किसी का एनकाउंटर उन परिस्थितियों में है कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई हो जाए, चांस एनकाउंटर जिसको बोलते हैं, वो हो जाए। पकड़िए और मारिए ये कोई इनकाउंटर नहीं है और इसको कभी कोई इनकाउंटर मानता भी नहीं, चाहे मानवाधिकार हो चाहे पुलिस हो। लेकिन परंपरा अब इसी इनकाउंटर की है। और हैरानी की बात है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शब्द या ये दरोगा बड़ा खतरनाक है, इसे बड़े इनकाउंटर किए हैं, जो उसका काला पक्ष है, जो उसका आपराधिक पक्ष है, वही पक्ष गौरवान्वित हो रहा है। और अगर कोई दरोगा बड़ा सिंपल टाइप का है, सीधा है, बातचीत से हल कर लेता है, करप्शन में मामले में भी बहुत लिमिटेड है या साफ सुथरा है, तो उसे कहा जाएगा ये तो किसी आदमी के नहीं है। तो बहुत सी चीजें हमारे गांव की भी मेंटेलिटी में है। गांव में अगर कोई सरकारी नौकरी में है, अगर वो कुछ, मैं भाई साहब मैं बीच में एक चीज ऐड कर दूं, सेल्फ डिफेंस में कोई मेरे ऊपर, तो ये मेरा भी अधिकार है कि मैं सेल्फ डिफेंस में किसी को गोली मार सकता हूं, मुझे सजा नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल आपका अधिकार है। ये तो सेल्फ डिफेंस में मैं अपने घर में बैठा हूं, कोई मुझे गोली मारने आया और मैं उसको गोली मार दूं, तो ये इनकाउंटर करके, मैं इसलिए कह रहा था इनकाउंटर क्योंकि इससे उसको वो करते हैं भाई, कहते हैं कि क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनकी वाहवाही, बहुत बढ़िया आदमी। मतलब वही मैं कहता। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि इससे अपराध पे क्या असर पड़ता है जी, तो व्यावहारिक रूप से मैं कहूँ कि एनकाउंटर्स का जहां बहुत संगठित अपराध हो रहा है, जैसे 10 गिरोह चलते थे, आपके चंबल वैली में चलते थे, बुंदेलखंड में चलते थे,
अब आजकल तो नहीं है, लेकिन किसी जमाने में बहुत तगड़े चलते थे। उनमें जो बिल्कुल हार्ड कोर क्रिमिनल थे उनके साथ मुठभेड़ हो जाती थी तो उसका असर पड़ता था, लेकिन सामान्य जनता पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के सामान्य जनता के बीच जिस तरह के अपराधी हैं वो उनका ठोक तो आप कर ही नहीं सकते। वो बेसिकली या तो दबंग टाइप के अपराधी हैं या आर्थिक अपराधी हैं या उनको कहीं ना कहीं से पोलिटिकल संरक्षण प्राप्त। मैं अब मानिए कोई ब्लॉक प्रमुख है जिसके खिलाफ 10 मुकदमे, मैं एक सर सवाल, जिसके खिलाफ 10 मुकदमे हैं, आप यशवंत आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। हाँ यशवंत जी बताएं। सर आपने रीढ़ की बात कही कि मतलब रीढ़ रखना पड़ेगा पुलिस वालों को, तो रीढ़ रखने की कीमत चुका रहे हैं संजीव भट्ट और जसबीर सिंह। मतलब जो न्याय जो सच्चाई बोले, जो रीढ़ रखे, जो तेवरदार हो, उसे तो फिर जेल में जाना पड़ेगा या सस्पेंड होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आईपीएस अधिकारियों में बेसिकली रीढ़ ही नहीं होती है, और जिसके डीएनए में रीढ़ होगा वो फिर जेल में जाएगा या सस्पेंड होगा। मतलब इस मुद्दे पे आपकी राय जानना चाहेंगे। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये खतरा है, ये खतरा है। संजीव भट्ट और जसबीर सिंह साहब दोनों को से व्यक्तिगत रूप से परिचय, जसबीर सिंह साहब से ज्यादा परिचय है क्योंकि यूपी कैडर के हैं। संजीव भट्ट से टेलीफोन से बातचीत होती रहती थी जब वो जेल में नहीं थे, तब दोनों से बातचीत हुई। दोनों ही बहुत मजबूत और अच्छे अफसर हैं, लेकिन समस्या यही है कि ऐसे अफसर किसी को पसंद नहीं आते। पॉलिटिकल फील्ड में कह रहे हैं, किसी पार्टी को पसंद नहीं आते। ऐसा नहीं कि आज भाजपा के साथ ही दिक्कत है, सपा के समय में भी ऐसे अफसर उत्पीड़ित रहे हैं। और यही नहीं, और इस तरह के जो आईएएस अफसर हैं वो भी उत्पीड़ित रहे हैं। जैसे एक अशोक खेमका साहब है हरियाणा में, उनका बराबर ट्रांसफर ही होता रहता है। तो अब ये दिक्कत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी वाले कहाँ जाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी वाले तो आज की स्थिति में उत्पीड़ित ही होंगे, इसमें तो सीधी सी बात है, तो हम देख रहे हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जी जी। मैं इसी को जरा यशवंत आपसे इसको जरा और थोड़ा कर लें इस पे बातचीत। ये जो एक थाने का, ये सारे लोगों को पता हो गया है कि धीरे धीरे कि ये थाना, ये कौन सा थाना इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को भी एक चीज बता दूं कि मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस के लिए आईपीएस अफसर से ज्यादा कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ज्यादा जरूरी है, और उसका दो ही उदाहरण मैं दूंगा। पहला उदाहरण, बिहार में डीजीपी साहब पांडे जी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी सीट से इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा टिकट मुझे दे दो। डीजीपी साहब रह गए इस्तीफा देके अपना, वो अब क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं मथुरा में जाके, और वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो इलेक्शन लड़ गए। दूसरा उदाहरण मैं और एक दे दूं जो बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, आप लोग गूगल करिएगा, मैंने इस पे शो भी किया है। एक नाम है सीआर पाटिल, गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष हैं, गुजरात प्रदेश भाजपा के। कैरियर शुरू किए थे कांस्टेबल से, और कांस्टेबल भी ऐसे वैसे नहीं, वो जो बॉर्डर है वहां के कांस्टेबल थे, शराब के आने जाने में, और जेल गए, पुलिस ने ही सस्पेंड हुए, जेल भी गए। और उनका क्या मेटोरिक राइज है, उन्होंने कई 100 करोड़ के हो गए, अब वो 3-4 बार से एमपी हैं, उनके ऊपर 108 मुकदमे थे, सब खत्म हो गए। तो मेरा यह है कि अगर कहीं आप कैरियर देख रहे हैं तो कांस्टेबल इज अ बेटर ऑप्शन, या इंस्पेक्टर। आप ये आईपीएस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा, आपका कोई इंस्पेक्टर ही आपको लंगड़ी मार देगा। ये भी जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, आजकल इंस्पेक्टर का डायरेक्ट एक्सेस है भाई बहुत से मंत्रियों के साथ। कौन सा ऐसा इंस्पेक्टर होगा जिसके फोन में 2-4 मंत्रियों के नाम ना हो, 2-4 मंत्रियों के फोन नंबर ना हो। यशवंत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जब ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता के प्रतिनिधि ना होकर के हजारों लाखों करोड़ टर्नओवर की कंपनियां बन जाए, मुलायम सिंह यादव प्राइवेट लिमिटेड, मायावती प्राइवेट लिमिटेड, अमित शाह प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रतिनिधि बंसल साहब यूपी में बैठे हुए हैं, और चाहिए उनको आप चढ़ावा दीजिए और जो है मनचाहे नियुक्ति पाइए। तो जब ये लोग, मतलब ये ऐसा उद्योग है राजनीति का, सत्ता का, जहां एक पैसा निवेश किए बिना, कोई लाइसेंस लिए बिना आप हजारों करोड़ की उगाही कराते हैं, और उस उगाही की प्रक्रिया को जो एक्सिलरेट करता है, जो उसमें मददगार साबित होता है, वो सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो पुलिस में, विभाग में उगाही की प्रक्रिया को सर्वाधिक जमीनी तौर पर रिप्रेजेंट इंस्पेक्टर करता है। एक थाने का माई बाप इंस्पेक्टर होता है, थाने से पैसा जाता है। तो एग्जैक्टली वो वही सही आदमी है जहां पे पॉलिटिकल जो आका लोग हैं उन तक सही खबर पहुंच पाए,
उनसे अपना स्कोर सेटल कर पाए, जो भी फील्ड में उनके जो है विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनके दुश्मन है, अपोनेंट है, और जो उगाही का पैसा है वो उसका सही मालूमात उनको हासिल हो सके। तो बेसिकली ये चेन जो है कमाई की है। और मुझे एक मित्र ने समझाया था कि देखो, जब इस हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक व्यवस्था पूंजी केंद्रित है, आप चाहे कितना अच्छा अखबार हो, ईमानदार अखबार हो, आपका टर्नओवर कम है तो आपको जो सबसे भ्रष्ट, घटिया और बुरा अखबार होगा वो बढ़े टर्नओवर के कारण एक दिन आपको खरीद लेगा और सेकंड ब्रांड बना के अपनी कंपनी का पार्ट बना लेगा। तो ये बताता है कि जो बुरे सिक्के हैं, बुरे लोग हैं, वो दुनिया के नीति नियंता हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण जो है आर्थिक कारण है कि पूंजी और मुनाफा को ही हमने सबसे बड़ा खुदा मान लिया है कि अगर जिस कंपनी का टर्नओवर ज्यादा है, मार्केट में जो सबसे बड़ा शहंशाह है, उससे ज्यादा पैसे वाला है, उसी की चलेगी। वही खेल नीचे तक गया है। आज जो है पॉलिटिक्स जो है पूरा पूंजी का खेल है। हमने ऐसा लोकतंत्र बना दिया है अब कि टिकट ही उसको मिलेगा जो लाखों करोड़ों खर्च कर सके, जिसके पास बाहुबली हो, जो इलाके में प्रति वोटर 2000-5000 रुपया देने की क्षमता रखता हो। अब सीधे सरल अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो माने जो बुरा आदमी होगा, पैसा खर्च करके चुनाव लड़के जीतेगा, तो वो पैसा निकालने की सेटिंग करेगा जमीनी स्तर पे। और इसमें बड़े काम आते हैं थानेदार साहब लोग। आईपीएस तो माने वो तो एक तरह से पढ़ाई लिखाई करके मेधा के बल पे वो आईपीएस बनता है और उसका अपना एक स्टेटस है। वो केवल उदार रहे, वो केवल ना करे, वो केवल हाँ करता रहे, उसकी नौकरी चलती रहेगी, उसे फील्ड पोस्टिंग मिलती रहेगी। और एक मैं जो मैंने अभी बात पूछी थी विजय शंकर जी से कि संजीव भट्ट और जसबीर सिंह वाला, तो अभी अमिताभ ठाकुर ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि योगी जी उनसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि जब ये तैनात थे उन इलाकों में उन दिनों, तो इनकी जो ब्रिगेड थी योगी जी की, वो जो अराजकता करती थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश अमिताभ ठाकुर ने की थी। जसबीर सिंह साहब को भी इसीलिए सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने योगी एंड कंपनी पे जो पूरा उस दौर में अराजकता फैलाए थे लोग जो है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। और मुझे याद है कि योगी ने तब लोकसभा में भी जो आंसू बहाए थे वो जसबीर सिंह के कारण ही बहाए थे। और एक अधिकारी और नाम लूंगा जो उस समय आईएएस हुआ करते थे, डॉक्टर हरिओम, उनपे भी शिकंजा कस रहा है। उनपे भी एक घोटाले की कोई फाइल को निकलवा के और उनको भी जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। मैंने इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी इतने छोटे दिल का हो सकता है कि वो एक एक स्कोर सेटल कर रहा है। सीएम बनते ही सबसे पहले खुद से मुकदमे हटाए उन्होंने, जो है अपने हिसाब से टीम गठित की। अब जाके उस समय फील्ड में तैनात अफसरों ने ईमानदारी से जो काम किया उसका नतीजा ये है कि उन्हें आज सस्पेंशन, उत्पीड़न और तमाम तरह की मानसिक दृढ़ाओं से गुजरना पड़ रहा है। संजीव भट्ट का मामला इसलिए ऐतिहासिक मामला है कि मुझे लगता है कि आईपीएस एसोसिएशन जो है, आईपीएस एसोसिएशन में ही अगर रीढ़ बची होती तो ये लोग कम से कम अपने 2 अफसरों के पक्ष में खड़े होते। ये ऐसे अफसर हैं जिनका ब्राइट करियर है, जिन पे कोई दाग नहीं है, और ये लोग जो है लगातार सच बोलने के चलते उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है आईपीएस अफसरों में कोई एकता भी है। आईपीएस एसोसिएशन एक नाचने, गाने, खाने पीने और बैठने का एक उपक्रम में मंच है। सालाना जलसा कर लीजिए आप लोग, सब लोग मिलके, एक तरह के लोग जो है। लेकिन जनता के मुद्दे पे मुझे नहीं लगता है कि आईपीएस एसोसिएशन या आईपीएस अफसर एक मत होके लड़ पाने की क्षमता रखते हैं। इंडिविजुअल क्या लड़ेंगे ये लोग, संगठित रूप से संगठन के शेप में, संगठन के छतरी के तले आकर भी नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है। जी, मैं मोहम्मद शोएब भाई साहब आपके पास आके जरा एक चीज और समझ लूं। जैसा एक जनरल परसेप्शन है, और वो ठीक परसेप्शन भी है, कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कि जो अल्पसंख्यक है उनके अगेंस्ट थोड़ा सा इस समय की जो प्रेजेंट सरकार है वो बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं एक व्यक्ति का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उस व्यक्ति का नाम है सुबोध कुमार सिंह। वो व्यक्ति राजपूत है, ऐसा माना जा रहा है। जी जी, सुन रहे हैं मोहम्मद भाई साहब, शोएब भाई साहब? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक नया तरीका और इख्तियार किया गया है जी। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक नया तरीका बनाया है बीजेपी ने जी। 17 में हुआ था और इधर 22 की तैयारी में भी हुआ है।
जी 17 के चुनाव में आतंकवाद के नाम पर एक लड़के का लखनऊ में ही इनकाउंटर किया गया था कि वो बहुत बड़ा जी आतंकवादी है। और फिर जी उसके बाद सरकार में आए योगी जी। जी वही 22 की तैयारी फिर हो रही है। अभी लखनऊ में ही 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जी और उसमें गिरफ्तारी मेमो और रिकवरी मेमो तक नहीं है कायदे का। उनके पास से कुछ बरामद भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ना मौके पर रिकवरी मेमो बनाया गया है, ना मौके पर गिरफ्तारी मेमो बनाया गया है। तो इस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भी आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध में लोग फंसाए जा रहे हैं। एक यहाँ पर भाजपा के ही बहुत बड़े नेता हो गए हैं आईपीएस ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी 2007 में इन्होंने आतंकवाद के नाम पर कुछ लोगों को फंसाया था, उसका ही इन्हें इनाम मिला है कि ये क्या नाम पार्लियामेंट में भी पहुंच गए हैं और इनको शेड्यूल कास्ट कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया। जी तो ये सब हो रहा है इस सरकार में। और अगर भाजपा ही रही तो जाहिर है कि सांप्रदायिकता बढ़ा करके हिंदू मुसलमानों को अलग करके और वोटों का ध्रुवीकरण कायदे से करेगी, चाहे उसमें आतंकवाद का भी सहारा लेना पड़े। सुनिए, राजीव भार्गव के चलिए मैं अब विजय शंकर भाई साहब आपके पास आ रहा हूं। शायद एक तरह से इसको हम लोग यहीं से क्लोज करेंगे। मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा था और वो इसलिए मेरे लिए मैं जरूरी है वो नाम लेना कि एक जनरल परसेप्शन फिर से कहा गया है उत्तर प्रदेश में इस समय राजपूत थानेदारों का, राजपूत दरोगाओं का थोड़ा बोलबाला ज्यादा है। कुछ लोग इस तरह के भी कह रहे हैं कि अगर वो ईस्टर्न यूपी का है तब तो और मतलब सुभान अल्लाह क्या बात है। लेकिन एक इंस्पेक्टर को मैं जानता हूं जिनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। 2-3 वर्ष पहले बुलंदशहर में एक घटना को एक उन्होंने बेसिकली हिंदू मुस्लिम रॉयट्स को अपनी जान दे के रोका था, क्योंकि अगर उस दिन वो आदमी वहां खड़ा नहीं होता तो कितना बड़ा रॉयट होता ये शायद आप भी ठीक से जानते हैं। उस व्यक्ति के बाकी तो जो किया मैं उस पर नहीं आ रहा हूं कि जब उनको उनकी पत्नी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो उस लिफाफे में 10,000 रुपया कैश रख के दिया गया था। ये वो था, खैर मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। जो नामजद व्यक्ति था वो कौन, राज जी थे, तरुण राज अगर मैं गलत नहीं हूं, योगेश राज छोड़ा गया सम राज। हाँ मैं आप वो जब छोड़े गए थे तो गाजे बाजे के साथ बैंड एंड गया था उनको जेल से छुड़वाने, फिर पार्टी आर्टी हुई थी, वो सब वीडियो है। वो इस बार जिला पंचायत सदस्य भी हो गए हैं। तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समाज भी कहें, हम सिर्फ पुलिस को कहें, ये हमारा समाज, सुबोध कुमार सिंह राजपूतों के ऊपर ये राजपूत की हत्या हो जाती है इंस्पेक्टर की, पुलिस विभाग आज भी हाथ पे हाथ धरे बैठा है। मैं थोड़ा विजय शंकर भाई साहब इस पे जरा आपका एक वो रिएक्शन ले लूं। और वो राज जी जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य हो गए, तरुण राज या क्या नाम है, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, मेरे पास वो डिटेल्स हैं। हाँ, उनका नाम योगेश राज है। योगेश राज, जी, उनका नाम योगेश राज है। और इस घटना की जब सुबोध हमारे साथ रह चुके हैं थे, और जब उनके इनकाउंटर में पीट के इस तरीके से उनकी जब हत्या कर दी गई तो उस दिन मैं दिल्ली में ही था, वही मुझे पता लगा। और चूंकि दिल्ली से बुलंदशहर नजदीक है तो मैं गया भी था, और उनके परिवार से अभी भी मेरा टच है, उनके बच्चों से बातचीत कभी कभी हो जाती है। तो जो कुछ भी जानकारी वहां जाने पर, सारे लोगों से बात करने पर मिली, उसमें बिल्कुल रूप से हाथ ये योगेश राज इन कंपनी का था, और इन्हें का कुछ नहीं हुआ। अभी जिला पंचायत के सदस्य हैं। कल के दिन अगर ये टिकट मिल जाता है तो ये ऐसे माहौल में हो सकता है कि एमएलए भी हो जाए, मंत्री भी हो जाए, उसको मुझे कुछ नहीं कहना है। अब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की आपराधिक चरित्र, इस तरह का हंगामा करने वाले राजनेताओं के लिए यह एक प्रकार की सीढ़ी है जिससे वो राजनीति सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। दूसरी प्रश्न जो अभी सुबोध पर मैं ये कहूँगा कि ठीक है, वो ठाकुर हैं, थे ठाकुर, मुख्यमंत्री भी हैं। सामान्य तौर पर एक जोड़ा जाता है कि जो पूर्वांचल के ठाकुर लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी के बेहद नजदीक हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री आता है तो उसकी बिरादरी के लोगों को लगता है कि
और खासकर पुलिस में कि लगता है कि उनका आदमी बैठा हुआ, भले उनकी सुने न सुने, पहुंच न हो, लेकिन एक साइकोलॉजिकल लगता है। इस मनोवृत्ति का इलाज तो बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, क्योंकि जाति और धर्म के जो ध्रुवीकरण जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उस पर तो हमें नहीं कर सकते। यशवंत जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत सही बात कही कि आईपीएस एसोसिएशन इन सब मामलों को क्यों टेक ओवर नहीं करता। बात जो इन्होंने कही वो हम लोग के दिल में भी है, और सारे अफसर भी ये कहते हैं कि इस तरीके की राजनीतिक दखलंदाजी के बारे में आप कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर आईपीएस एसोसिएशन से ये बता ही सकता है कि आपके इस कदम से पुलिस का प्रोफेशनल नुकसान बहुत हो रहा है। लेकिन आज तक कोई नहीं बताया, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद एक बार बैठक होती है आईपीएस एसोसिएशन यूपी में, वो भी जब पुलिस वीक हमारा होता है तब, उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, अच्छा खासा डिनर होता है, और डिपार्टमेंट की वो बातें की जाती है जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल होती है, जैसे थानों की बिल्डिंग नहीं है, वेतन भत्तों की बातें की जाती हैं, सिपाहियों की कमी की बातें की जाती हैं। लेकिन कभी इस पर बात नहीं होती कि पोस्टिंग का कोई नियम क्यों नहीं, किस आधार पर विजय शंकर सिंह को एसएसपी कानपुर बनाया जाएगा और किस आधार पर मिस्टर XYZ को एसएसपी कानपुर नहीं बनाया जाएगा। उस समय एसएसपी कानपुर बड़ा महत्वपूर्ण पद होता था, अब तो पुलिस कमिश्नर हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि पुलिस के अंदर भी एक सुबुगाहट है। व्यक्तिगत तौर पर आप अपने मित्रों से बात करिएगा, बहुत से अच्छे अच्छे आईपीएस अफसर होंगे, डीजी भी हैं, रिटायर्ड डीजी भी हैं, सर्विस में भी हैं, तो आपको ये सारी व्यथा बताएंगे। अंदर अंदर से वो भी हैं, लेकिन बाहर से वो कुछ कर नहीं सकते। और जो कर सकते हैं, जो करने की हिम्मत रखते हैं, जैसे संजू भट्ट जी का नाम लिया, जसबीर सिंह सर का नाम लिया, अमिताभ ठाकुर का नाम लिया, तो निश्चित तौर पर ये होता है। अगर पुलिस से व्यक्तिगत दुश्मनी नेता निकालने लगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होने जाएगी। अमिताभ ठाकुर ने जो कुछ भी किया होगा वो पुलिस के हित में किया होगा, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको अदालत से सजा दिलाई जा सकती थी। लेकिन आपने हमें इसलिए बंद कर दिया, उस समय एक सामान्य आदमी थे, आज मुख्यमंत्री हैं, आप उस समय एसएसपी थे चाहे एसपी थे, तो अब हम जो है निपटेंगे, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो अब इस प्रवृत्ति का समाधान कैसे हो, अब इस पर तो मैं कुछ बहुत ज्यादा अभी नहीं कह पाऊंगा। इस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा कि इस जाल से कैसे कोई जी। मैं चलते चलते यशवंत जी आपको एक जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे ले लूं, यशवंत जी और शोएब भाई सबसे। आपको मालूम नहीं आपने वो खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और मैंने पढ़ा और मुझे अजीब सा लगा। आप इस समय उत्तर प्रदेश में जो करीब करीब 1500 थाने हैं, मैं मोटी बात बोल रहा हूँ, 1500 थाने हैं, और जो सैंक्शन होने चाहिए वो 2900 की जरूरत है। तो 1500 थाने की जगह 2900 थाने होने चाहिए। हमारे पास जो इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, जो निरीक्षक बोले जाते हैं 3 स्टार, वो 4000 हैं, और हमारे पास जो उप निरीक्षक एसआई और एसआई ये लोग 23000 हैं। मैं स्ट्रेंथ इसलिए बता रहा हूं कि इसी से रिलेटेड है। अभी एक जल्दी हाल के दिनों में 10 दिन पहले एक आया है ऑर्डर, जो पुराने ऑर्डर को चेंज करता है। अब किसी भी जिले में 50% थाने पे एसएचओ या एसओ जो हैं वो एसआई या एसआई बनेंगे, और वो इसलिए बनेंगे कि उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। तो यशवंत जी चलते चलते, आपने वो 4000 इंस्पेक्टर क्यों बनाए थे, और दूसरा ये है कि अद्भुत काम का क्या क्राइटेरिया होगा, ये कहीं नहीं डिसाइडेड है। तो मुझे लगता है कि वो एक अपनी फौज फिर वो एसपी साहब और एसएसपी साहब तैयार कर लेंगे वहां। यशवंत जी। इसके बारे में तो जो है पुलिस महकमे के लोग अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि जो भी सरकार सत्ता में, जो भी पार्टी सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, उसके जो जिला प्रमुख हैं उसकी ही तैनाती इंस्पेक्टर के पद पर कर दी जाए। ये एक हालांकि मजाक की बात मैं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से थाने पाने के लिए और फील्ड की पोस्टिंग पाने के लिए पुलिस अफसर नेताओं की परिक्रमा करते हैं, गरिमाहीन आचरण करते हैं, पैर छूते हुए उनके वीडियो वायरल होते हैं। रायबरेली में एक सीओ साहब के वीडियो, 2 वीडियो वायरल हुए। एक में तो वो नेताओं के पैर छू रहे हैं, शिवपाल यादव आए लपक के पैर छू लिए। फोन करें। एक वीडियो में वो जो है रिक्शा वाले को मां बहन की गालियां दे रहा है, क्योंकि वीआईपी कोई रूट गुजर जाने वाला है, रूट से जो है, और वो रिक्शा वाला कहीं चौराहे पे खड़ा था, तो वीआईपी के उस दौरे में रिक्शा वाला दिख न जाए चौराहे पे, इसलिए उसको मां बहन की गालियां दे रहा है। तो मैंने एक ही सीओ की 2 हरकतें दरअसल पूरे विभाग के चरित्र को उजागर करती हैं, और उन सीओ साहब के नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, माने काफी पढ़े लिखे हैं उनको। तो जो आदमी पीएचडी हो, खूब पढ़ा लिखा हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, माने सवर्ण हो,
उसकी वर्दी पहन के जो ये पूरा उसका जो काम है, कदम है, दरअसल पुलिस की असली पहचान यही है कि वो जब अपने आचरण को वो इस तरह से सत्ता के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि उन्हें बिल्कुल कोई लोग भय, लाज, शर्म, नियम कानून, ट्रेनिंग, संविधान, है ना, प्रशिक्षण, सब भूल जाते हैं वो। तो जी, बस मैं अपनी बात में खत्म कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब एक ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हों, जैसे जो उनके ब्लॉक प्रमुख हों वो थानेदार बन जाए, जो जिला प्रमुख हो एसपी के ऊपर उनको राइट दे दिया जाए कि एसपी को मॉनिटरिंग करें। उससे क्या होगा कि तमाम तरह के तनाव खत्म हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होगा। जिला प्रमुख के अंडर में एसपी काम करे। एक मांग और उठ रही है कि आईएएस बड़े बेलगाम हो गए हैं। मैंने जो हमारे जिले में मैंने पता किया कि वहां पे कोरोना काल में आईएएस अधिकारी महोदय ने काफी पैसे बनाए, जो है आजकल वो कहीं बड़े डम पोस्टिंग में चल रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को अधिकार तो असीमित है, लेकिन उस असीमित अधिकार का ये सदुपयोग नहीं करते हैं। ये उन्हें असीमित अधिकार इसलिए दिया गया था कि वो जनता के हित में बिना सत्ता से डरे वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल बेसिकली दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता के लोग करा रहे हैं। तो आईएएस के ऊपर जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसको बना देना चाहिए और आईपीएस के ऊपर जो है जो पार्टी का जिला प्रमुख होता है उसको रख देना चाहिए। इस तरह से जो है दो ये ग्रुप मिल के जो है जिला चलाए। मुझे लगता है कि कम से कम जनता पारदर्शी तो होगी, उसे पता रहेगा कि भाई हम जिला अध्यक्ष के यहाँ जाएंगे तो समस्या मेरी हल हो सकती है। पावर सेंटर भी 2 हो जाएंगे। पावर सेंटर 2 होने से कम जिम्मेदारी भी बढ़ी रहेगी। तो मैं बहुत दिन से ये सोचता रहता हूँ कि पुलिस को दुरुस्त करने का क्या उपाय हो सकता है। मुझे लगता है कि पहला उपाय होता है प्रैक्टिकल हो जाना। जैसे मैंने जो है कि बहुत ही व्यवहारिक बन जाना। तो व्यवहारिक चीज यही है। मैं यशवंत यहाँ रोक रहा हूँ और अगर वो दिन आ गया तो मेरे ख्याल में फिर वो घूस के रेट भी अपना डिसाइड हो जाएंगे। ये सब हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि घूस का रेट बिल्कुल डिसाइड कर दो, लिख दो दफ्तर में घुसने से पहले कि इस काम का इतना घूस, इतना घूस कि उसको सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा सर, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और सरकार चाहती है रेवेन्यू बढ़ाना। वर्क कल्चर भी अच्छा होगा। मेरा विषय ही है कि नए भारत का निर्माण हम लोग इसी तरह से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का पुलिस जैसे विषय को पे बात करने के लिए। विजय शंकर भाई साहब, यशवंत आप और मोहम्मद शोएब भाई साहब, थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।